जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CS एग्जीक्यूटिव के लिए JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। JIGL आपका पेपर नंबर कौन सा है बताओ? दिस इज पेपर नंबर 1 ऑफ योर CS एग्जीक्यूटिव सिलेबस। आपके CS एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो दो ग्रुप्स होते हैं उसमें पहला पेपर है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के ये तीन हिस्से बनाए जाते हैं। एक होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, एक होता है इंटरप्रिटेशन का और तीसरा हिस्सा होता है जनरल लॉज का। फिलहाल ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्टिव मीडियम में है, यानी 100% सब्जेक्टिव पेपर है आपका। और इसमें कुल मिलाकर के कितने चैप्टर्स हैं तो अराउंड 17 चैप्टर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जुडिशरी के प्रोसीजर के बारे में भी सीखते हैं कि जुडिशरी कैसे करके ऑपरेट करता है। इसमें हम लोग CPC, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे इंटरप्रेट किया जाता है लॉ को, और कुछ जनरल लॉज जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन सारे एक्ट्स के बारे में भी हम लोगों को साथ ही साथ में सीखना है। आज जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ। आज के हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ लॉ, जो कि हमें बेसिकली बताएगा कि लॉ कहाँ कहाँ से डिराइव किया जाता है। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया आपको हर एक पेपर का पता ही होता है। इन एवरी पेपर यू हैव टू स्कोर 40% एंड इन जनरल द पासिंग क्राइटेरिया इज 50%। इसको हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं? JIGL हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट हम आपको बताते हैं कि JIGL के सब्जेक्ट में या इन जनरल जो थियरी पेपर्स हैं उनमें किस प्रकार की दिक्कत आती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में, हमने देखा है कि सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सर समझ गए एक बार पेपर, लेकिन याद क्या करना ये नहीं समझ में आ रहा। याद क्या करें? आपने एक बार पढ़ाया, समझ गए, घर गए एक बार देख लिया, वो भी समझ गए, लेकिन याद नहीं हो रहा। और जब याद करने बैठ रहे हैं तो क्या याद करना है, किस लैंग्वेज में याद करना है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये समझिए, हम आपके साथ में हर एक चैप्टर के सेपरेट नोट्स को शेयर कर लेंगे। हर एक चैप्टर जब हमारा खत्म होने वाला होगा हम उसके नोट्स को आपके साथ में शेयर कर लेंगे। इन नोट्स के अंदर में हम ऑलरेडी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके या शॉर्टन अप करके लिख देंगे, बट यूजुअली इसकी जो लैंग्वेज होगी ये हमारी पूरी की पूरी मॉड्यूल बेस होगी, यानी इट विल बी मोर ऑफ मॉड्यूल बेस। बट वो पूरी की पूरी मॉड्यूल पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है एग्जाम से पहले, तो हम लैंग्वेज ऑलमोस्ट वैसे ही रखेंगे जैसे कि मॉड्यूल में हो। तो उससे क्या होता है ना, नंबर नहीं कटते हैं। जब एग्जामिनर चेक करने बैठता है कॉपी, तो आप पहली बात तो ये समझो कि हर बार वो लॉ का ही एक्सपर्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कोई भी कॉपी चेक कर रहा होता है, लेकिन चेकिंग का एक ही बेस होता है, वो होता है सजेस्टेड आंसर। और जो हमारे ICSI का सजेस्टेड आंसर होता है इट इज एग्जैक्टली एज पर द ICSI मॉड्यूल। तो अगर आप बहुत एकदम टॉप क्लास नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास में ICSI मॉड्यूल का एक बेस होना चाहिए, लेकिन वो पूरी मॉड्यूल याद नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको सॉर्ट आउट करेंगे और सिर्फ उतना हिस्सा हम लोग याद करेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, ये याद करने के लिए हम आपके साथ में नोट्स को तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को रेफर कर लेंगे। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को रेफर कर लेंगे जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे कैसे उनको आंसर करना है। तो एक दूसरी बड़ी दिक्कत, सर क्वेश्चन आ गया बट हमको आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखें। क्वेश्चन तो आ गया लेकिन आंसर नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखें। तो वो भी हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि देखो ऐसा सवाल आया तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। सर ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या ये केस स्टडी बेस्ड है, क्या इसमें वो आपको प्रैक्टिकल केसेस बना करके देगा और ये कहा जाएगा कि बताओ इसमें क्या क्या किया जा सकता है? ये सब्जेक्ट थोड़ा कंपनी लॉ और बाकी लॉ से अलग है।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला सब्जेक्ट है, यानी इसमें आपको जैसा दिया गया आपसे कहा जाएगा ये डिफाइन करो, इसके ऊपर समरी लिखो या इसका शॉर्ट नोट लिखो, इस तरीके से। यानी ये बहुत ज़्यादा घुमावदार वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको पढ़ो, समझो, याद करो, ठीक है। अगर लॉ में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो एक तरीका समझो, अपने कंटेंट को डिफाइन कर लो, मेरा ये कंटेंट है, हम इसी से याद करेंगे, और उसी कंटेंट को बार 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 पढ़ो। 10 चीज़ें मत पढ़ो, एक कंटेंट को डिफाइन कर लो जो कि एक अच्छा कंटेंट हो। हाँ ठीक है, हमको यहाँ से अपनी चीज़ों को याद करना है, ये पढ़ेंगे तो मेरा चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और उसी को आप बार 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 पढ़ो, क्योंकि आप अगर 10 चीज़ों को पढ़ोगे आप कोई भी एक चीज़ याद नहीं रख पाओगे। तो आप एक कंटेंट को डिफाइन करो और उसी को बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 7, 8, 10 टाइम्स उसको रिवाइज करो, पलट पलट करके जल्दी जल्दी उसको एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो, और फिर उसी को एग्जाम में लिख करके आओ। दैट विल गिव यू नंबर। बट होता क्या है, दिक्कत ये हो जाती है कि हम 4 तरह के कंटेंट को रेफर करने लगते हैं, तो इस कारण हम किसी भी एक चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इन 2 गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। पहली चीज़, मल्टीपल चीज़ों को रेफर नहीं करना है, जैसा हमने आपको बताया उसी प्रकार से रेफर करना है, और क्या याद करना है, जैसा आपको दिया गया है उतना ही याद करना है, ठीक है। तैयार? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, आई होप यू आर रेडी। शुड वी स्टार्ट? सो डियर स्टूडेंट्स, I am sorry I forgot to introduce myself as well. My name is C. Ankit Talha and I will be taking your classes in Group 1 for Jurisprudence, Interpretation and General Laws. And today we are going to start with the first chapter itself, जिसका नाम क्या है? Sources of Law. Sources of Law. ठीक है, सुनो भाई, मजेदार है ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा है। हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब देना। ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि शादी की बात लेते हैं, सर अभी एज नहीं आई, नालायक हो तुम लोग की शादी की नहीं, इन जनरल बात लेते हैं। ये देखो खुश मिजाज चेहरे देखो, अरे नालायक बच्चे, अभी CS की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, शादी? हाँ हाँ सर। नालायकों, ये बताओ, अगर हम कहें शादी की बात है, उसमें शादी इंडिया में कैसे होती है? अगर हिंदूज हैं तो उस केस में वो 7 फेरे ले करके, ठीक है, और वो सारे के सारे कस्टम्स होते हैं, 7 फेरे लिया, ठीक है, शादी हो गई। और इन केस ऑफ मुस्लिम्स क्या होता है, एक रिवाज होता होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कबूल है किया, और उसके बाद वो आगे पीछे से जो भी होता है, आई एम नॉट वेरी वेल नोन ऑफ इट, बट उस केस में वो होता है, एक पार्ट होता है, और फिर वो हम लोग टीवीज़ में जैसा देखते हैं, तो वो हो गया शादी। तो ये बताओ हर कोई तो रजिस्ट्री जाके करवाता नहीं है, हर कोई तो रजिस्ट्री जाके कराता नहीं है, ठीक है। आप अपने घरों पे एक बार पूछिएगा कितने मैरिजेस रजिस्टर हुए हैं कोर्ट में जा कर के। तो अगर कोर्ट में जा कर के मैरिज की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो क्या वो वैलिड है, क्या वो लीगल है? क्या आप बात कर रहे हो? वो लीगल नहीं है, इसका मतलब वो इलीगल है। इतने सारे लोग इलीगल मैरिज में हैं। हाँ, सबकी रजिस्ट्री होती है भाई साहब, ऐसा तो नहीं है। हमारी हुई कुछ समय पहले, हमने तो रजिस्ट्री नहीं कराई। सर करवा लेंगे, लेकिन हमने तो अभी रजिस्ट्री नहीं करा, इलीगल है। नालायक बच्चे, इलीगल नहीं है सर। आपके केस में चलिए मान लेते हैं लीगल नहीं है, बाकी केस में इलीगल है। अरे अपने घरों पे पूछो क्या रजिस्ट्री हुई है? हुई है रजिस्ट्री। क्या सब केसेस में रजिस्ट्री होती है? नहीं होती है। तो क्या वो इलीगल है या लीगल है? सर ये तो आज अगर हम लोग पूछेंगे तो पिट जाएंगे। सुनिए, ये रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई, लॉ में यानी उस लॉ के अंडर में रजिस्टर कराया गया कि नहीं कराया गया, बट स्टिल इट इज़ वैलिड। हिंदू लॉज होते हैं, मोहम्मडन लॉज होते हैं, उन सब के लॉज के अकॉर्डिंग अपने अपने रिलीजन होते हैं, और उनके अपने रिलीजियस एक्ट के थ्रू में वो वैलिड है, वो लीगल है। तो सर क्या हिंदू लॉ भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, मुस्लिम लॉ भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल होता है? हाँ जी होता है।
बट सर ये तो अपना एक रिलीजन हो गया ना, हमारे यहाँ तो भारतीय संविधान है, वो भी अलाउ करता है कि आपके अपने रिलीजियस लॉज हो सकते हैं, मतलब रिलीजियस लॉज ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉ। अच्छा, ये तो अपने को पता नहीं था। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम लोगों ने HUF का नाम सुना है? व्हाट इज HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये HUF कैसे करके रेगुलेट होता है? HUF रेगुलेट होता है थ्रू हिंदू लॉ। सर अगर कोई बच्चा आया तो वो हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाएगा, ठीक है, उसे कहेंगे को पार्सनर। ये सारी बातें हिंदू लॉज के अंडर में ही आएंगी ना, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अगर एक पर्सन मर जाता है तो उसकी जायदाद संपत्ति, एक तो होता है कि वो अपनी विल बना के जाए, ठीक है, एक होता है वो अपनी विल बना के जाए, और अगर विल बना के नहीं गया तो उसकी जायदाद का बंटवारा, उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ये भी अलग अलग रिलीजियस लॉज में लिखा हुआ है। लेकिन सर वो इनहेरिटेंस के तो हमारे देश के भी अपने कानून हैं, वो भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर आप विल बना दो तो फिर विल के हिसाब से बंटवारा होगा, और विल नहीं बनाया तो अपने रिलीजियस लॉज होते हैं, उनके हिसाब से बंटवारा होता है। हिंदूज के केस में अलग होता है और मुस्लिम्स के केस में अलग होता है। आप समझ रहे हो बात को? यानी अपने रिलीजियस लॉज भी होते हैं। तो लॉ सर कहां कहां से आता है? अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग ये बताना। हमारे देश में सेपरेट, तुम लोग तो CS हो भैया, एकदम लॉ, कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हो, तुम लोग बताओ, ये बताओ CS यानी कंपनीज एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनीज एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? डेफिनेशन में, कंपनी के डेफिनेशन में, कंपनीज एक्ट में कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कंपनी इज सेपरेट लीगल। इन द चैट सेक्शन, कम ऑन स्टूडेंट्स, ये बताओ कहां लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? हमको जितना कंपनीज एक्ट ध्यान है, मैंने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। यानी कंपनी मतलब क्या? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो या 1956 में, और उससे पहले की किसी एक्ट में रजिस्टर हुई, उसे कहते हैं कंपनी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहाँ लिखा है? सर मजाक मत करो, सही बताओ कहाँ पे लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। बट सर होता तो है, फीचर्स हैं उसके, ये फीचर्स कहाँ लिखे हैं? वो होता है तो होता है, इसमें बस हम लोग को कंफ्यूज मत करिए। ये हम लोग पढ़ते थे, जब ये पढ़ते हैं कहते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन, पढ़ा है तुम लोगों ने? सोलोमन वर्सेस सोलोमन में ऐसा डिसीजन आया था कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ये वो। तो हम लोग उस केस को एक बेस मानते हैं, हम लोग उस केस को एक बेस मानते हैं और एक प्रकार का लॉ मानते हैं। ये एक तरीके से एक लॉ मानते हैं, है नहीं ऐसा लिखा हुआ, लेकिन हमको मालूम है सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। विदेश में भी वो हुआ, हमारे देश में भी वैसा ही होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स को एक साथ मैच करके नहीं देखा जाता। कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारा लॉ है। क्यों? उस केस स्टडी को फॉलो किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, वापस से और कुछ जानते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम, अर्नव, हाँ, आदर्श ने अनुराग की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ में बकायदा उसको बकाया, ठीक है, कि आज तुम्हारे रूम में जितनी भी चॉकलेट्स रखी हैं सब उठा के दे देना, ठीक है। हम शरीफों वाला ले रहे हैं, मैं सोच रहा है इस चीज़ के लिए थोड़ी ना हड़काए, शरीफ वाला। तो उसने उसको हड़काया, धमकाया। अब ये बताओ क्या इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्ट हो? नहीं, लेकिन इन जनरल ये गलत है या नहीं है? गलत है। तो भैया गलत है तो उसके लिए सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग लॉ से क्या समझते हैं? हम लोग लॉ से समझते हैं सर कंपनीज एक्ट, और उसके बाद से फॉर एग्जांपल लेबर लॉज और बाकी लॉज जो रिटन लॉज हैं, वो बोनस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट, हम लोग इन सारे एक्ट्स को ही लॉ समझते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक्ट्स ही लॉज हैं? नहीं, सिर्फ ये एक्ट लॉ नहीं है, हमारे रिलीजियस लॉज भी हैं,
हमारे कुछ कस्टम के भी लॉज हैं, यानी जो हम लोग पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं वो भी लॉज हैं। तो लॉ किसी एक जगह से, और पुराने जो डिसीजन लिए गए हैं वो भी एक प्रकार का लॉ है, यानी एक प्रकार से लॉ की कोई एक अपनी सीमा नहीं है, लॉ कई जगहों से आता है। और हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि लॉ कहां कहां से लिया जाता है और कैसे कैसे उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। आर यू रेडी? इस चैप्टर का पर्पस समझ में आया? कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म। सर आपने जवाब दिया नहीं, वो मैरिज वाला वो लीगल है या नहीं है? लीगल है। वाई? इट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस लॉज। चलो भाई, सोर्सेज ऑफ लॉ। ये लॉ की डेफिनेशन अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से दिया गया, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से दिया गया। जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि राजा, एक राजा होता था, ठीक है, या कोई न्यायाधीश, जैसे आज के समय में हम लोग कहते हैं जज, उस टाइप के भी लोग होते थे जो कि न्याय का काम संभालते थे, यानी जस्टिस का काम संभालते थे। तो पहले वो राजा के सामने जाते थे, राजा के सामने सीरियल वगैरह में देखा होगा, राजा के सामने गुहार लगाते थे कि ये सही है, ये गलत है। फिर राजा जो है दोनों का जो रीजनिंग है, दोनों का तर्क वितर्क सुनेगा कि अच्छा ठीक है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, और अपनी जो भी बुद्धि है वो लगा करके वो कहेगा ये सही है और ये गलत है, और अपना डिसीजन दे देगा। तो वो जो कहता था वही लॉ बन जाता था। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है। तो दैट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। तो नेचुरल स्कूल, तो अलग अलग लॉ की डेफिनेशन बदली। पहले एक था नेचुरल स्कूल, फिर आया एक पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन, फिर एक आया हिस्टोरिकल डेफिनेशन, फिर एक आया सोशियोलॉजिकल, और फिर रियलिस्ट डेफिनेशन। 5 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या 5 अलग अलग बेसिस हैं। नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक डेफिनेशन। सबसे पहला है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल says that certain rights are inherent by virtue of human nature and can be understood universally through human reason। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनहेरेंट हैं बाय वे ऑफ ह्यूमन नेचर। सर आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को हैरेस नहीं कर सकते, किसी को एक तरीके से अनफेयर नहीं कर सकते किसी के साथ में, ये ह्यूमन नेचर में है कि हाँ झूठ बोलना पाप है, ये ह्यूमन नेचर में, किसी को धोखा देना गलत है, ये ह्यूमन नेचर है। तो इट इज इनहेरेंट बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कैन बी अंडरस्टूड यूनिवर्सली थ्रू ह्यूमन रीजन। तो इनका ये नहीं कहना था कि एक रिटन लॉ होगा तो वही मानेंगे, ये ह्यूमन नेचर से है और ये यूनिवर्सली ह्यूमन रीजन के थ्रू समझा जा सकता है। तो अलग अलग लोग ना अपनी अपनी डेफिनेशन देते रहते हैं। तो यहाँ पे अल्पाइन ने कोई डेफिनेशन दिया, सिसेरो ने कोई डेफिनेशन दिया, जस्टिनियन का अपना डेफिनेशन है, सैलमंड का और विंग्रेडॉफ का, इन सब लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। हम लोगों को डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, याद रखना है, ठीक है। अल्पाइन की क्या डेफिनेशन है? द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। जो भी इक्विटेबल है, सही है, दैट विल बी लॉ। और बहुत ज्यादा हम सबकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, उतना रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा सिसेरो का क्या कहना था? हाईएस्ट रीजन, रीजन माने रीजनिंग, जो एक रीजनिंग है कि ये गलत है तो गलत क्यों है, तो इट इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिनियन का क्या कहना था? स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, जो मेरे को यह बताए कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, वो जस्टिनियन का। जस्टिनियन कैसे याद रखते हो? जस्टिनियन व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। सैलमंड का कहना था द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो इट इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, यानी वो प्रिंसिपल्स जो कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं और जो हम अप्लाई करते हैं, वो प्रिंसिपल्स जो कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्लाई करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि सिर्फ जस्ट एंड जस्ट से क्या मतलब है, कुछ तो नियम कायदे होंगे जो कि आपके स्टेट में लागू किए गए होंगे। तो इन्होंने अब यहाँ पे देखो, इन्होंने धीमे धीमे कहना शुरू किया कि वो नियम जो आपके यहाँ पे लागू हैं, विदेशों के भी नियम हो सकते हैं, तो आपके यहाँ पे जो लागू है वो हमने कहा कि क्या है? लॉ। देखो विंग्रेडॉफ ने भी क्या कहा? अ सेट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोसाइटी।
इसमें से कुछ कुछ हम आपको बता देंगे, वो आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो, बट फिलहाल एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया है सबका। किसका किसका था? अल्पाइन, सिसेरियो, जस्टिनियन, सैलमंड और वेंग्रेडॉफ। वैसे ही करके पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। शुरुआत में थोड़ा सा ये चैप्टर हल्का बोरिंग है, बट उसके बाद से एक बड़ा रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा सा आता है, ठीक है। और अंतिम में फिर से थोड़ा सा इसका बोरिंग पोर्शन है, तो इसको आप साथ साथ में बस पढ़ते रहना। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में इन्होंने कहा, जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन है कि लॉ क्या है? लॉ वो है जो कि पॉलिटिकली सुपीरियर लोग बनाए। बताओ हमारे यहां पे लॉ बनाने का काम किसका? गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट। हम लोग उसको क्या कहते हैं? कौन सी बॉडी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी? लॉ बनाने का काम मेनली किसका है? लेजिस्लेटिव बॉडी का है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी इज द लॉ मेकिंग बॉडी। तो जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज द अग्रीगेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो कि सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर या सोवरेन टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। यानी ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन ने बनाया, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे हमारे देश में लेजिस्लेटिव बॉडी हो। तो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो कि एक पॉलिटिकली सुपीरियर बनाया पर्सन टू दी पॉलिटिकल सब्जेक्ट। जैसे हमारे देश में लेजिस्लेटिव बॉडी पॉलिटिकली सुपीरियर, हम लोग पॉलिटिकल सब्जेक्ट। राजा महाराजा के केस में राजा महाराजा वॉज पॉलिटिकली सुपीरियर, और जो उस देश की प्रजा है वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट। फिर एक आया केल्सन। केल्सन ने कहा कि इट इज अ प्योर थियरी ऑफ लॉ। ही गेव द प्योर थियरी ऑफ लॉ। इनके अकॉर्डिंग लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। लॉ इज अ नॉर्मेटिव। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मेटिव जो कि हमको बताता है कि व्हाट शुड बी, और एक होता है पॉजिटिव मतलब व्हाट इज। इनका कहना था कि लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, मतलब ये हमको बताता है कि व्हाट शुड बी देयर, यानी व्हाट शुड बी द रूल, व्हाट शुड बी डन। तो क्या है हमको उससे खास मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो केल्सन गिव अ प्योर थियरी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। द लीगल नॉर्म्स आर ऑट नॉर्म्स, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट इज नहीं, व्हाट ऑट टू बी, क्या है भाड़ में गया, तुम्हारा क्या नियम कायदा है भाड़ में गया, क्या होना चाहिए, दैट इज लॉ। ठीक है, तुमने कहीं पे लिख रखा होगा कि ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो अनजस्ट है, वो मेरे हिसाब से अगर गलत है, तो हम उसके लिए सजा देंगे। ठीक है, तो व्हाट ऑट टू बी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस। ठीक है, तो यहां पे दो डेफिनेशन है पॉजिटिविस्टिक में, बताओ कौन से, जॉन ऑस्टिन के और केल्सन के। बताओ यहां तक क्लियर है? जॉन ऑस्टिन का डेफिनेशन क्या था? लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय अ मैन पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवरेन टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। और केल्सन का क्या था? लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस. It tells us what ought to be as distinct from what is. In the chat section, come on students, please confirm. क्या तुम लोगों को क्लियर है? क्लियर यहां तक? कौन से दो अभी हम लोगों ने पढ़े? हम लोगों ने दो पढ़ लिए। अच्छा, कौन सा पॉइंट वापस से समझाया जाए, बताइए कौन सा पॉइंट वापस समझाया जाए, केल्सन वाला या जॉन ऑस्टिन वाला? जॉन ऑस्टिन में कहा गया था कि
जो भी पॉलिटिकली सुपीरियर मैन है, ठीक है। जैसे अब से फॉर एग्जाम्पल आज प्रजा में से कोई एक आकर के ये नहीं कह सकता था कि कल से ये नियम है, कल से ये नियम है कि संडे को सबकी छुट्टी ही रहेगी ना। तुम लोग ये आकर के कह सकते हो कि अब से ये नियम है कि संडे को छुट्टी रहा करेगा? नहीं। तुम लोग क्या पॉलिटिकली सुपीरियर हो? अरे पॉलिटिकली छोड़ो, यहाँ यहीं पे बात करें, ये अगर राज है तो तुम लोग पॉलिटिकली सुपीरियर नहीं, तुम लोग पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स। हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर? आई एम पॉलिटिकली सुपीरियर। तो आई कैन मेक रूल्स एंड लॉज एंड यू विल हैव टू फॉलो इट। वैसे ही करके किसी भी देश के अंदर में, किसी भी रीजन में जो भी पॉलिटिकली सुपीरियर इंसान होता है वो बनाता है लॉ, और किसको फॉलो करना पड़ता है? पॉलिटिकल सब्जेक्ट को। तो जो भी रूल्स पॉलिटिकली सुपीरियर आदमी बनाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई पार्लियामेंट हो, वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ता है और उसी को कहते हैं लॉ। तीसरा क्या है बताओ? हिस्टोरिकल डेफिनेशन। इसमें किसकी थ्योरी है? सैविग्नीज थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। अब इनका क्या कहना था? आई होप ये क्लियर हुआ। प्रिया आपने पूछा था सवाल, आई होप ये क्लियर हुआ। सैविग्नीज थ्योरी ऑफ लॉ, इनका कहना था कि देखो भाई, लॉ एक साथ नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक से बैठ करके हमको विचार आया और कल के कल सारे के सारे लॉज बना दिया। नहीं, लॉ जो है वो समय समय पे बनता जाता है, ठीक है। जैसे आज आपने एक लॉ बनाया, फिर इसके बाद हो सकता है कि आपको आगे जा करके ये बताओ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या हमारे यहाँ पे आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, कंप्यूटर वगैरह होते थे, इंटरनेट होता था? नहीं, तो बाद में आया। इसीलिए हमारा आईटी से जुड़ा हुआ एक्ट, आईटी लॉ बाद में आया, साल 2000 में आया। तो क्या लॉ एकाएक आ गया? अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 भी तो था, तो साल 2013 में फिर से क्यों आया? सर बहुत से बदलाव थे जो कि करने थे, 1% कंपनी लाना था, तमाम तरह के बदलाव करने थे, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो क्या एकाएक बन जाता है कोई भी लॉ? नहीं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता जाता है और पर्पसफुली बैठा नहीं जाता। ऐसा नहीं होगा आज हम सब लोग बैठेंगे, पार्लियामेंट में सब बैठेंगे, आज चलो मिलके कोई लॉ बनाया जाए। नहीं, हमको जरूरत महसूस होगी। अरे आजकल ये क्राइम बहुत बढ़ रहा है, अरे आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ लॉ बनाते हैं। तो ये अनकॉन्शियस है और ऑर्गेनिक है। अनकॉन्शियस है मतलब ऐसा नहीं सोच समझ करके ही कोई बैठे हैं लॉ बनाने, अपने आप बनता है जरूरत के अनुसार। ऑर्गेनिक थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा करके बनता जाता है। तो इट इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, देयरफॉर लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज। माइनर्स का लॉ अलग है, मेजर का लॉ अलग है, बुजुर्गों का अलग भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। बताओ हमारे देश का कानून अलग है, किसी और देश का अलग है। अरे हमारे देश का छोड़ो, हमारे स्टेट के लॉज अलग है, किसी और स्टेट के भी लॉज अलग हो सकते हैं। तो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज, ठीक है। हो सकता है किसी देश में पन्नी बैंड हो, किसी स्टेट में पन्नी बैंड हो, किसी स्टेट में ना हो, इट वेरीज। कस्टम नॉट ओनली प्रोसीड्स लेजिस्लेशन बट इट इज ऑल्सो सुपीरियर टू इट। देखो क्या लिखा है, कस्टम नॉट ओनली प्रोसीड्स लेजिस्लेशन, यानी कस्टम लेजिस्लेशन से बड़ा है और वो उससे सुपीरियर भी है, उससे पहले आता है और उससे बड़ा भी है। आपका कस्टम के हिसाब से ही लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। फिर से, आपके कस्टम के हिसाब से ही लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। कस्टम प्रोसीड्स लेजिस्लेशन बट इट इज नॉट ओनली प्रोसीड्स लेजिस्लेशन, सिर्फ प्रोसीड नहीं करता है, वो उससे बड़ा भी माना जाता है। तो कस्टम बड़ा है किससे? लेजिस्लेशन से, और उससे पहले भी आया। सर इसका मतलब क्या? जैसे मान लो हमारे यहाँ पे कस्टम है, अगर मान लो हमारे यहाँ पे कस्टम है कि वी शुड नॉट pollute any water body, तो polluting water body may become a crime, it may become a law that we should not pollute water bodies. If it is a custom कि we should not eat any particular kind of meat, then it may become a law that we should avoid eating a particular kind of meat. तो custom precedes the legislation
and it is also superior to it. Law should always conform to the popular consciousness. अच्छा, लेकिन बाद में जाकर के देखो ये पलट भी गया। जैसे मान लो हमने कहा दहेज, अगर हम कहें कि दहेज हमारे यहाँ पे कस्टमरी है, चलता आ रहा है, लेकिन दहेज लेना अब इसको गैर कानूनी बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया? बना दिया गया। तो कस्टम था लेकिन इसके खिलाफ लॉ आया कि नहीं आया? आया। तो ये तो लेकिन पुरानी हिसाब की डेफिनेशन है ना, इनका कहना था हिस्टोरिकल डेफिनेशन। हिस्टोरिकल डेफिनेशन मतलब जो चलता आ रहा है वही लॉ है, जो चलता आ रहा है वही लॉ है, जो हमारा कस्टम है हिस्टोरिकल, जो कस्टम है वही लॉ है। कस्टम लॉ से बड़ा है, कस्टम के खिलाफ, हमारे रीति रिवाज से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता। रीति रिवाज पहले है, कानून बाद में है, और बाद में ऐसे कानून आए जिन्होंने कहा रीति रिवाज भाड़ में गया। ठीक है, कानून तुम्हारे रीति रिवाज को भी पछाड़ सकता है, कानून हम ऐसा बना सकते हैं जो सही है। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल डेफिनेशन में क्या कहा गया कि कस्टम नॉट ओनली प्रोसीड्स लेजिस्लेशन बट इट इज आल्सो सुपीरियर टू इट, एंड लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म टू पॉपुलर कॉन्शियसनेस। लॉ हमेशा कॉन्शियसनेस यानी कस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन बाद में जाके उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल। लॉ हैज इट्स सोर्स फ्रॉम कॉमन कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं वॉलगेस्ट। तो लॉ हैज इट्स सोर्स इन कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, यानी जो लोग आमतौर पे मानते हैं वही लॉ है। अगर लोग आमतौर पे मान लें कि कोई चीज सही है, लोग आमतौर पे मान लें कि किसी को मारना पीटना सही है, तो फिर वो बन जाएगा सही। लॉ अगर आम, या फिर अगर लोग अगर आमतौर पे मान लें कि सट्टाबाजारी सही है, ठीक है, जुआ हुआ खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे कस्टम का हिस्सा है, तो लोग उसको सही मान लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कहना था किसका? हिस्टोरिकल। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये किसने कहा? हिस्टोरिकल डेफिनेशन। लेजिस्लेशन तो आखिरी स्टेज है लॉ मेकिंग का, देयरफॉर द लॉयर और द ज्यूरिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेजिस्लेटर। ठीक है, यानी लेजिस्लेशन तो लॉ मेकिंग का आखिरी स्टेज है। तो पहले आता है कस्टम, बाद में आता है लेजिस्लेशन। तो अगर तुम एक जज हो तो तुम ये नहीं देखोगे कि हमारे यहां पे लॉ क्या कहता है, तुम देखोगे कि हमारा कस्टम कैसा है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में देखो ऐसा होता भी है, बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता भी है। जैसे तुम समझो, अगर मान लो मैंने तुमसे कोई सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, किराने की तुम्हारी शॉप थी, हम आए तुम्हारे यहाँ पे किसी की किराने की दुकान नहीं, तो मान लो अगर तुम्हारी किराने की दुकान है और हम आए वहाँ पे और आकर के हमने कुछ सामान खरीदा, हमने कहा कि भैया पैसे दे देंगे कुछ समय में, चलो मेरे ऊपर सूट नहीं करता। मान लो ये रिया ने कुछ सामान खरीदा और रिया ने कहा, कह रहे अंकल जी दे देंगे पैसा, उसमें क्या है। ठीक है, और समय बीता गया, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। अब अंकल जी कह रहे हैं रिया बेटा पैसा दे दो। रिया ने कहा अंकल जी मैंने आपसे क्या कहा था, हम आपको थोड़े समय बाद पैसे दे देंगे, अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्ट पास बाय मी ओन इन द नाइट। थोड़ा समय मीन्स एटलीस्ट 20 साल का समय, उसके बाद हम आपको देंगे। तो अंकल जी कहेगा ना कि ऐसा है बेटा, आम तौर पर उधार लिया है तो उसका मतलब होता है 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, बहुत हुआ 1 महीना, है कि नहीं। तो कस्टम देखा जाता है ना, हर एक प्रोफेशन में कस्टम देखा जाता है। तुम लोगों ने नाम सुना बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें होता है बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का ना अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि ऐसा ही कागज बने रहेगा और इसी कागज पे इस प्रकार लिखा जाएगा, नहीं, उसका अपना कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हो सकता है हम जिस इलाके में रहते हैं उसमें बिल रिसीवेबल बनाने का अलग तरीका है, तुम जिसमें रहते हो उसमें बनाने का अलग तरीका हो। तो तुमको मालूम है एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या नाम है? उसमें लिखा गया है आपके यहाँ जिस प्रकार से बिल रिसीवेबल बनाया जाएगा वो मेरे को मान्य है। जैसे तुम्हारा बिल रिसीवेबल, जैसे तुम्हारे ट्रेड में बनता है वो हम मानेंगे, क्योंकि भैया पूरे देश भर में हजारों तरीके के लोग हैं, न जाने कौन कैसा बिल रिसीवेबल बनाता है, हम तो सब बता नहीं सकते ना। तो हमने कहा जो तुम्हारा कस्टम है, जैसा तुम्हारे यहाँ पे चलता है उस प्रकार का हम भी मानेंगे। तुम्हारे यहाँ पे टोकन सिस्टम चलता है, तुम्हारे यहाँ पे टोकन चलता है, तो टोकन भी मान्य होगा। यानी
कस्टम आज के समय में भी माना जाता है, बट इनका क्या कहना है, लॉ तो लास्ट में बनता है, सबसे पहले क्या आता है, कस्टम। तो जज तो एकदम आखिरी काम देखेगा, ठीक है, पहले तो क्या देखा जाता है, कस्टम। तो जज सॉरी लेजिस्लेटर तो लास्ट में देखेगा, लेकिन पहले क्या आता है, जज, यानी वो देखेगा कि हमारा कस्टम क्या है, वो लॉ को तो आखिरी में देखेगा। अच्छा, जैसे इनका, हाँ, जैसे इनका सवाल है कि सर अगर गलत काम कर रहे हैं और हमने कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ तो ये कस्टम है, तो वो ऑब्वियसली गलत बात है। तो इसीलिए तो आज के समय में ये डेफिनेशन नहीं चलती है। आज के समय में कौन सी डेफिनेशन चलती है, रियलिस्टिक। बट इस पर आने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। हमने आपको 3 तरह की डेफिनेशंस बताई, कौन सी 3, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक और हिस्टोरिकल। नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल। वाज दिस क्लियर? पक्का? एवरीबडी कम ऑन इन द चैट सेक्शन, डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। वाज दिस क्लियर? अगला है सोशियोलॉजिकल, ये सबसे बकवास है। सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कम ऑन। इसका डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया, डुगविथ। इन लोगों को अच्छा नाम नहीं रखा जाता है, मतलब सिंपल डुगविथ। इट डिफाइंस लॉ एज एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली अ सोशल। इनका कहना था वही जो सोसाइटी में चलता है। हमारी सोसाइटी में बलि, अगर बलि की प्रथा है तो भी वो सही है, मतलब इट इज अ सोशल फैक्ट। सोसाइटी जो मानता है वो लॉ है, जो सोसाइटी मानता है वो लॉ है। इसकी एक डेफिनेशन आई एहरिंग की। एहरिंग ने कहा द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी assured by a state's power of constraint। इसका मतलब द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब कि जैसा कि हमारे सोसाइटी ने गारंटी किया है, जो हमारी सोसाइटी कहती है, जैसे हर एक सोसाइटी कहती है ना, ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, लफंगा गर्दी, आवारा गर्दी जैसे तुम लोग करते हो वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो वो कौन बताता है, हमारी सोसाइटी बताती है। ठीक है, रात में 9 बजे के बाद 10 बजे तक के बाद तुम लोग आ सकते हो, नहीं आ सकते, तो वो सब हमारी सोसाइटी डिफाइन करती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से सोसाइटी बताता है द फॉर्म एंड गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर्ड बाय स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। यानी स्टेट उसको गारंटी करता है कि हाँ ये चीजें कर सकते हो और ये चीजें नहीं कर सकते। तो एक होता है सोसाइटी, और उस सोसाइटी के आम तौर पे जो चीजें चलती है उसको कौन अश्योर करता है, यानी उसकी कौन गारंटी देता है, हाँ हाँ ये ठीक है, स्टेट। ठीक है, तो इसमें देखो 3 चीजें हैं। फर्स्ट, इन दिस डेफिनेशन लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी ये सोसाइटी को कंट्रोल करने का एक तरीका है। लॉ इज टू सर्व सब सोशल पर्पस, ये एक सोशल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बता सकें तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। एंड थर्ड, इट इज कोअर्सिव इन कैरेक्टर। ठीक है, इट इज कोअर्सिव इन कैरेक्टर, इट इज टू बी मैंडेटरली फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, इट इज टू बी मैंडेटरली फॉलोड बाय एवरीवन। एक होता है जो कि बांध के रखता है, तो ये अपने में बांध के रखता है सोसाइटी को। तो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या, जो कि एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी के अनुसार बनाया गया है। तो यहां पे कहा गया कि लॉ एक सोशल कंट्रोल का जरिया है, ये किसी सोशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये बताने के लिए कि सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत है। स्टेट बताता है, स्टेट बताता है माने गवर्नमेंट बताती है, जो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो बताता है। और थर्ड, इट इज कोअर्सिव इन कैरेक्टर, ये एक बाइंडिंग कैरेक्टर रखता है। इसको हटा सकते हो। लास्ट पे आते हैं, बताओ क्या, रियलिस्टिक डेफिनेशन। रियलिस्टिक डेफिनेशन में कहा गया, अब देखो ये अपने यहां पे चलता है। हम लोग लॉ क्या मानते हैं, सर जो कानून लिखा गया है वो है लॉ, जो नहीं लिखा गया है वो नहीं है। अच्छा, मान लो अगर हमने कुछ वॉयलेट किया ही है, कोई चीज़ एक वॉयलेट किया है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल
किसका एग्जाम्पल लिया जाए, इधर से पीछे से, अनस, सही सही नाम लिया ना हमने। अनस जा करके अनुराग के घर में तंबाकू खाया और तंबाकू खा करके वो एकदम लाल रंग की बढ़िया से पिचकारी थूक आया। ठीक, अनुराग गलत किया इसने कि नहीं किया? हाँ, घर पे या हॉस्टल में? घर पे किया है ऐसा, खून खौल रहा है सर हमारा, है ना? गलत किया है सर, बहुत गलत किया है। अभी बताओ, इसके लिए एक तो तरीका होता है कि मारपीट किया, बात वहीं पे सर खत्म, ठीक है? नहीं, अदरवाइज है क्या, अगर हम माने कि इसी तरीके से कोई बड़ा अपराध किया है इसने, ठीक है, कुछ चोरी डकैती वगैरह किया है, तो उसके लिए तो है खैर अपना भी एक रूल्स एंड लॉज है। अदरवाइज इन जनरल अगर कुछ भी होता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अनस ने तुमको सोशली डिफेम किया है, ठीक है, ये इश्तिहार छापता है, अनुराग तुम्हारे खिलाफ में इश्तिहार छाप रहा है कि अनुराग मिश्रा इज सिंह बोलो जुबान केसरी। तो मान लो तुम्हारे खिलाफ में इस तरीके से अनुराग, अगर ये बड़ा कुछ लेते हैं तभी वो केस बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, अनुराग तुम्हारे खिलाफ में इश्तिहार छाप रहा है, ठीक है, तो ये बताओ तुम अनस को क्या धमकाओगे? ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि कहता हो, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि ये कहता हो कि इश्तिहार छापना ऐसा या किसी का नाम लेना वो गलत है। ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, हालांकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कहा जाता है कि गलत है, बट ऐसा कोई एक्ट नहीं है स्पेसिफिकली बनाया हुआ। बट तुमको मालूम है ये गलत किया इसने, तुमको मालूम है ना इसने गलत किया। अगर गलत किया तो इससे क्या कहोगे? हम क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, केस कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई लॉ है या नहीं है, लेकिन हर वो चीज जो कि कोर्ट में जाके हम इन्फोर्स करा सकते हैं, हर वो चीज जो कि हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं वो लॉ है। हर वो चीज जो कि हम कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स करा सकते हैं वो लॉ है। जैसे हमारे यहाँ पे सड़कों को रखरखाव करना वो जिम्मेदारी मान लो गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं उस चीज़ के खिलाफ? अगर नहीं तो वो लॉ नहीं है। अगर आप सड़क पे गंदगी फैला रहे हैं और उस गंदगी फैलाने के खिलाफ हम कोर्ट में जा करके केस कर सकते हैं और उसको इन्फोर्स करा सकते हैं कि आप ऐसा न करें, तो वो लॉ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो लॉ नहीं है। अगर आपने कंपनीज एक्ट का वॉयलेशन किया है, अगर आप उसको जा करके कोर्ट में केस करके उसको इन्फोर्स करा सकते हैं तो वो कंपनीज एक्ट एक लॉ है, अदरवाइज वो लॉ नहीं है। आमतौर पर हमारी पार्लियामेंट जो पास करती है हम लोग उसे लॉ मानते हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर मान लो एक शादी हिंदू लॉ किसी और रिलीजियस लॉ के अंडर में हुई है तो वो भी हमारे यहाँ पे इन्फोर्सेबल है, इसका मतलब वो भी एक लॉ है। तो रियलिस्ट डेफिनेशन ने क्या कहा? इन्होंने फोकस किया जुडिशरी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू देम लॉ इन टर्म्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस, it defines law in terms of a judicial process. Law is a statement of the circumstance in which public force will be brought to bear upon through courts. यानी हम अपनी देश की सरकार की सहायता लेकर के, अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी पुलिस की सहायता लेकर के हम किसी भी लॉ को इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट्स की मदद से। तो पब्लिक फोर्स कैन बी ब्रॉट टू बियर अपॉन थ्रू कोर्ट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉ। ये डेफिनेशन किसकी थी? होम्स की। और रियलिस्ट मतलब ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पे फॉलो भी होता है। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, कहने को कुछ भी हो सकता है बट ये ज्यादा रियलिस्टिक है। From the above definition, it follows that law is nothing but a mechanism of regulating the human conduct in society so that harmonious cooperation of its member increases. Law is nothing but a mechanism of regulating the human conduct, जो कि हमको बताता है कि हमारे मेंबर्स कैसा कैसा कर सकते हैं और कैसा कैसा नहीं कर सकते। यहां तक की बातें क्लियर थी? तो 5 हम लोगों ने पढ़े, कृपया इसको रिकॉल करें। हाँ, इनका सवाल है कि सर मैरिज होती है, हालांकि उन्होंने कहा हमारी मैरिज होती है, तो इन जनरल अगर मैरिज होती है तो अगर कोई झगड़ा फसाद होता है तो हम लोग कोर्ट क्यों जाते हैं? हाँ,
तो समझो वो लॉ है, या हम कह सकते हैं एक रिलीजियस लॉ है, लेकिन उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कोर्ट्स के थ्रू होती है। तो उस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट की सहायता लेते हैं। उस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए हम लोग कोर्ट की सहायता लेते हैं। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई निजी बात आपको डिस्कस करनी थी? ठीक है, हम और भी बहुत से एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम आपको जैसे पीछे के समय में 3 तलाक का भी एक केस आया था जिसके ऊपर में बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई थी। हम उस केस का भी एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स उसके क्या थे और किस प्रकार से उसको पूरा का पूरा उस जजमेंट को हैंडल किया गया, और बाकी सारी चीज़ें हम आपको उसके बारे में भी सिखाएंगे ताकि आप प्रैक्टिकल उसकी जानकारी ले सकें और समझ सकें। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम आपको थोड़े समय में सिखाएंगे। ठीक है, लॉ। अच्छा, यहां तक हम कह रहे थे 5 मेन सोर्सेस हैं। बताओ कौन से 5 अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन है? नेचुरल, फिर पॉजिटिविस्टिक, पहले था नेचुरल पॉजिटिविस्टिक, फिर हिस्टोरिकल, फिर सोशियोलॉजिकल और लास्ट में रियलिस्ट। नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा देखो इस बार ना हमने नोट्स में जगह जगह बक्से बनाए हैं। मतलब इसके अंदर में जो हमको लगा कि सेपरेट टाइप का कंटेंट है तो उसको हमने सेपरेट अलग से एक पैरा में इंक्लूड कर दिया। तो इसमें हालांकि पूरा कंटेंट ऐसे समझाया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, बट एज सच मेरे को इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इसमें कहीं नहीं मिलता। इसमें एक ही मेन शब्द है जो कि हमको दिखाई देता है, विच इज लॉ इज नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब बदलता रहता है। स्टैटिक मतलब एक जैसा, नॉट स्टैटिक मतलब वो एक जैसा नहीं, वो बदलता रहेगा, समय अनुसार बदलता रहेगा। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते हैं वैसे वैसे करके लॉज आर चेंज्ड टू फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे द प्रिवेलिंग लॉ मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द जनरल स्टेटमेंट, कस्टम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। वो जनरल कस्टम के साथ लोगों की एस्पिरेशन यानी उनकी सोच के हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस को वो मीट करना चाहिए। इट शुड मीट द एस्पिरेशंस, इट शुड मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो अगर लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत है, इसके खिलाफ कानून बनाओ। लोगों को लगता है लोकपाल होना चाहिए, उसके लिए कानून बनाओ। लोगों को लगता था कि हमें जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज़ की, राइट टू इंफॉर्मेशन बनाओ। ठीक है, तो it should meet the aspirations of the people. The object of law is to form order which in turn provides hope of security for the future. ठीक है, बस इतना ही। I hope यहाँ तक की बात क्लियर। Students in the chat section, come on, give me a yes. चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट दी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। हमारा इंडियन लॉ कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग अपना लॉ कस्टम्स के थ्रू डिराइव करते हैं, जिस कॉल्ड एज कस्टम्स या कस्टमरी लॉ। हम लोग अपना लॉ जुडिशियल डिसीजंस या प्रोसीडिंग्स इनके थ्रू डिराइव करते हैं। ठीक है, एज वेल एज हम लोग अपना लॉ कस्टम्स हो गए, जुडिशियल डिसीजंस हो गए या प्रोसीडेंट्स हो गए, और बाकी जो हमारा लेजिस्लेशन होता है, जो हमारे केसेस होते हैं, उनके थ्रू भी डिराइव करते हैं। इन सभी सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं तो शायद आपको और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे हमने वो चार्ट इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम जल्दी इंक्लूड कर देंगे।
सोर्सेज ऑफ लॉ, ये हम आपको कल दे देंगे। कल आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा और जो लोग एप्लीकेशन पे एक्सेस कर रहे हैं उनको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। बाद में आपको इसका फिर प्रिंट आउट भी, जो बाहर रह रहे हैं उनको उसका प्रिंट आउट भी फिर भेज दिया जाएगा। ये तो ऐसे टर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेट मी ओपन पेज नंबर 60। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ, और सोर्सेज ऑफ लॉ में मैंने आपसे कहा कि देखो दो तरीके के सोर्सेज होंगे। एक होगा आपका प्रिंसिपल सोर्स और दूसरा होगा सेकेंडरी सोर्स। बताइए कौन कौन से? प्रिंसिपल सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो एक होता है आपका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ। प्रिंसिपल सोर्स मतलब वो हो गया इंपॉर्टेंट सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज मतलब हो गया थोड़े कम इंपॉर्टेंट सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर में क्या क्या आता है? सेकेंडरी सोर्सेज में आता है आपका जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस, मतलब जो चीज़ सही है नहीं है, और इंग्लिश लॉ, मतलब हमारा काफ़ी सारा लॉ कहाँ से आया है? इंग्लिश लॉ से आया। लेकिन सब प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? प्राइमरी सोर्सेज ये 4 मेन सोर्सेज हैं। एक है पर्सनल लॉ, यानी जैसे मैंने अभी आपसे कहा हिंदू लॉज, बाकी और चीज़ें। एक हो गया आपका लेजिस्लेशन, यानी जो हमारा एक्चुअल एक्ट है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है। फिर एक था आपका जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स, और एक था आपका जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कस्टम। तो हमारा लॉ 2 प्रकार के सोर्सेस से आता है। एक होता है आपका प्रिंसिपल सोर्स, सोर्सेज ऑफ लॉ। एक होता है प्रिंसिपल सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। कौन कौन से सोर्सेस बताइए? प्रिंसिपल सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रिलेवेंट है? इसमें क्या क्या आया बताइए? सबसे पहला था कस्टम, फिर कौन सा सोर्स था? नहीं, लेजिस्लेशन से भी पहले हम लोग कह रहे थे जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स। तीसरा होता है आपका लेजिस्लेशन, जो रिटन लॉ होता है, जो हमारे एक्ट्स वगैरह हो गए, कानून हो गया, उसको हम लोग कहते हैं। और चौथा होता है आपका पर्सनल लॉ। तो ये मेजर 4 सोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या क्या था? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। और दूसरा वाला क्या था? इंग्लिश लॉ। ये हो गए आपके सेकेंडरी सोर्सेस। तो अब आगे का अपना चैप्टर यही है, हमको प्रिंसिपल सोर्सेस के बारे में पढ़ना और हमको सेकेंडरी सोर्सेस के। सबसे पहले हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे? कस्टम्स या कस्टमरी लॉ के बारे में। रेडी? अच्छा, कस्टम्स या कस्टमरी लॉ के अंदर में हमने आपको एक एग्जांपल बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं। उसमें चलती हैं हुंडीज, उसको हम लोग इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उसमें लोकली उसको या फिर नॉर्मली क्या कहते हैं? हुंडीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो हुंडी कैसे चलती है? जैसा आपके यहाँ पे आम तौर पे आपके प्रोफेशन में वो चलता होगा, उसी तरीके की वो चलती हैं हुंडीज।
यानी हमारे इलाके की हुंडी अलग हो सकती है, आपके इलाके की हुंडी अलग हो सकती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा बताओ? कस्टम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कस्टम। तो सबसे पहला है हमारा कस्टम। कस्टम, इट इज कस्टम या कस्टमरी लॉ। Custom is the most ancient and of all the sources of law and has the highest importance in the past। यानी पहले हमने आपको बताया ना हिस्टोरिकल डेफिनेशन में, हिस्टोरिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन था? कस्टम। कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन एंड इट इज सुपीरियर टू इट। तो सबसे बड़ा कस्टम ही माना जाता था, लेकिन समय के साथ कस्टम की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? लेजिस्लेशन की। वेरी गुड। अब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? लेजिस्लेशन की। लेकिन पहले सबसे बड़ा किसको माना जाता था? कस्टम को। इन प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब समझते हो? बहुत, हाँ, बहुत पहले की। तो द लाइव्स ऑफ द पीपल वर रेगुलेटेड बाय कस्टम। लोग कस्टम के अनुसार ही चलते थे कि जो कस्टमरी तौर पे सही है, जो कस्टमरी तौर पे गलत है। विच डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस। और वो समय समय से बदलता रहता था। इट वॉज फेल्ड कि किसी भी एक चीज को जो कि करना ज्यादा कन्वीनियंट है वो ही हमारा कस्टम बन जाता था। यानी समझो, जो ज्यादा कन्वीनियंट वे लगा वो हम लोग करते गए और वही चीज धीमे धीमे हमारा क्या बन गया? कस्टम। अच्छा, कस्टम कितने प्रकार के होते हैं? इससे भी पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताया गया है कि कस्टम के अंदर में ये चीजें होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कस्टमरी लॉ के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं। क्या? लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट। यानी हम लोग मान के चलते हैं कि अगर एक कस्टम है तो उसके पीछे में एक स्टेट भी होगा, यानी किसी न किसी ने उसको पावर दिया होगा। स्टेट मतलब वो जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है। तो लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट, और वो जो स्टेट है यानी वो जो गवर्नमेंट है, वो अथॉरिटी है, वो राजा है, महाराजा है। द स्टेट मेक्स और ऑथराइजेस टू मेक और रिकॉग्नाइजेस और सैंक्शंस रूल्स विच आर कॉल्ड लॉ। यानी एक स्टेट है और वो स्टेट ऑथराइज करता है कि आप ऐसे रूल्स या सैंक्शंस बना सकते हैं जिनको लॉ कहते हैं। एंड फॉर दीज रूल्स टू बी इफेक्टिव देयर आर सैंक्शंस बिहाइंड देम। यानी कोई भी चीज समझो, कोई भी चीज लॉ तब बनेगा जब उसको सैंक्शनिंग किससे मिलेगी? स्टेट से। कोई भी चीज लॉ तब मिलेगा जब उसको सैंक्शनिंग मिलेगी स्टेट से। एंड दीज रूल्स कॉल्ड लॉज आर मेड टू सर्व सम पर्पस। ये जो रूल्स हैं ये किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर 4 बेसिक एलिमेंट्स कहे जाते हैं फॉर लॉ टू बिकम अ यूनिवर्सल वन। कहा गया टू समराइज देयर आर फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉ एंड द डेफिनेशन टू बिकम यूनिवर्सल वन। यानी एक लॉ की ऐसी डेफिनेशन जो कि यूनिवर्सली अगर आपको फॉलो करनी है तो आप मान के चलेंगे कि लॉ प्री सपोजेस अ स्टेट। लॉ के पीछे एक स्टेट होना चाहिए और वो स्टेट उसको सैंक्शनिंग दे, अथॉरिटी दे। और फॉर रूल्स टू बी इफेक्टिव देयर मस्ट बी सैंक्शंस बिहाइंड देम। यानी एक स्टेट है जो उसको अथॉरिटी दे रहा है और स्टेट ने उसको अथॉरिटी दे दिया है। एक स्टेट होना चाहिए और स्टेट ने उसको अथॉरिटी दे दी हो, एंड वो रूल या लॉ किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। बहुत रेलेवेंट नहीं था, हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर फिर से आते हैं। कस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते और हम लोगों ने सीखा कस्टम क्या, वो जो कि लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में कस्टम की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। अच्छा, कस्टम को 2 तरीके से बांटा गया। एक है कस्टम विदाउट सैंक्शन और एक है कस्टम विद सैंक्शन। पहला बताओ कस्टम विदाउट सैंक्शन और दूसरा कस्टम विद सैंक्शन, हैविंग सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं दिया गया। तो जनरली आप ये कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते हो, जनरली आप इसको कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स तभी कर पाते हैं ना जब उसके पीछे में स्टेट ने यानी कोई लॉ बना करके उसको ऑथराइज कर दिया गया। तो अगर कस्टम विदाउट सैंक्शन है तो ठीक है, चलते आ रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग अप नहीं है। जैसे मान लो ये चलते आ रहा है कि ये चलते आ रहा है कि अगर कैश पे अगर हम सामान बेचते हैं तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। ये चलते आ रहा है कि
अगर आपने आधा काम किया है तो उसका पैसा नहीं बनता है, लेकिन अगर उसके पीछे लीगल बैकिंग अप नहीं है तो जनरली आप उसको केस, अगर आप जाते भी हो कोर्ट में अगर केस करने, तो फिर वो जस्टिस के बेसिस पे उसको हियरिंग किया जाता है। तो आप समझो, एक है कस्टम विदाउट सैंक्शन, यानी उसके पीछे कोई एग्जैक्टली लीगल बैकिंग अप नहीं दिया गया, और कस्टम हैविंग सैंक्शन मतलब उसके ऊपर में लीगल बैकिंग अप दिया गया है। तो कस्टम विदाउट सैंक्शन आर दोज कस्टम्स विच आर नॉन ऑब्लिगेटरी, यानी इसको ऑब्जर्व करना यानी इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। केवल क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये पॉजिटिव मोरालिटी है, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और कस्टम हैविंग सैंक्शन, these are those customs which are enforced by the state. It is with these customs that we are concerned here. और इसमें दो प्रकार के कस्टम्स है हैविंग सैंक्शन, एक हो गया लीगल और दूसरा हो गया कन्वेंशनल। एक हो गया लीगल और दूसरा हो गया कन्वेंशनल। लीगल मतलब ये रूल ऑफ लॉ हो गया, बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ हो गया कि इसको एक तरीके से पास किया गया है और कोर्ट में इसको डायरेक्टली इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। और एक होता है कन्वेंशनल, जैसे मान लो मेरा तुम्हारा अग्रीमेंट हो गया कि हम तुमको हफ्ते भर में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तुमको हमें कैश ऑन डिलीवरी देना है, ये हमारा और तुम्हारा अग्रीमेंट है, तो ये हमारे बीच का है, ठीक है, ये हमारे और आपके बीच में होता है। आम तौर पे हम लोग इसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर बाद में भी कभी ट्रेडिंग किया तो उसके ऊपर में वो लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे तुमने एक सामान हमको बेचा, हर बार क्या होता था, तुम हमको सामान बेचते हो तो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह का तुम ही जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका इंस्टॉलेशन करो। अब मान लो हमने तुमसे वापस से एक सामान खरीदा लेकिन स्पेसिफिकली नहीं कहा कि तुमको इंस्टॉल करना है, तो क्या तुम बाद में इस जिम्मेदारी से मुकर जाओगे और कह दोगे कि कहाँ लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि हमको इंस्टॉलेशन करना है? नहीं, ये हमारे बीच की आम तौर की बात है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो चलते आ रहे हैं लंबे समय से। कन्वेंशनल कस्टम, दीज आर ऑल्सो नोन एज क्या? यूसेजेस। ये बाइंडिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया या हम लोग आमतौर पे ऐसी ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम लोग बाइंडिंग मानेंगे, तो इसे कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम, एंड नॉट ड्यू टू एनी लीगल अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली पोसेस्ड बाय देम। समझे कि नहीं समझे? तो समझो कॉन्ट्रैक्ट करके, अग्रीमेंट करके अगर हमने कुछ किया है तो उसे क्या कहेंगे? कन्वेंशनल कस्टम। और बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ ही उसके लिए बना हुआ है, जैसे इनहेरिटेंस का कानून बना हुआ है तो वो क्या है? बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ, तो उसे हम लोग कहते हैं लीगल कस्टम। लीगल कस्टम भी दो प्रकार का हो सकता है, एक लोकल, लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया का है, और एक जनरल यानी हर किसी को फॉलो करना है। लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया का, और इन जनरल मतलब हर किसी को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत है। फिर से देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं? कस्टम। कस्टम दो प्रकार का, कस्टम हैविंग सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन नॉन ऑब्लिगेटरी होते हैं, इनको फॉलो करना जरूरी, और कस्टम हैविंग सैंक्शन ऑब्लिगेटरी होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। ये दो प्रकार का होगा, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल के पीछे कौन होता है? बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ। ये दो प्रकार का हो सकता है, लोकल या जनरल। कन्वेंशनल क्या होता है? यूसेजेस। ये क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। लोकल कस्टम को स्पेशल कस्टम, ऐसा स्पेसिफिकली कहा नहीं गया है, हमने कहीं पे ऐसा पढ़ा नहीं कि इनको स्पेशल कस्टम कहें, बट जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर जैसे आप कह रहे हैं क्या? नहीं, वैसा इसमें कुछ नहीं। रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, ये बताओ अगर कोई चीज हमने एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से करना शुरू कर दिया है, उसको कस्टम मान लेंगे? पिछले एक हफ्ते से कोई चीज चल रही है तो उसको कस्टम मान लेंगे? नहीं। कस्टम माने क्या? बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा हो। तो व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम? आपके एग्जाम में पूछा गया, बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा ही जाता है, क्या पता तुम्हारे भी एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। आई एम डैम श्योर कि ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा ही नॉर्मल सा और अच्छा सा सवाल है कि क्या चीज एक कस्टम मानी जाएगी।
एक कस्टम तब माना जाएगा जब वो इमेमोरियल मतलब बहुत लंबे समय से, याद भी नहीं है कब से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा हो। सर्टेनिटी मतलब मालूम हो कि हाँ ये करना है, इट्स मीनिंग शुड बी सर्टेन, इट्स मीनिंग शुड बी सर्टेन, ठीक है। देयर मस्ट बी रीजनेबलनेस, देयर मस्ट बी रीजनेबलनेस, यानी वो रीजनेबल होना चाहिए, बहुत अटपटा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम अटपटी सी चीज़ करनी ही है, आपको 7 समुंदर पार जाना ही पड़ेगा अगर आप इस रिलीजन को फॉलो करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनेबल रहता है, इट शुड बी रीजनेबल। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, यानी हर कोई उसको फॉलो करता हो, हर कोई उसको फॉलो करता हो। कन्फर्मिटी विथ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, यानी कस्टम क्या लॉ के खिलाफ जा सकता है? नहीं, हिस्टोरिकल डेफिनेशन में अलग लिखा था, लेकिन इन जनरल क्या कस्टम लॉ के खिलाफ जा सकता है? नो। देयर मस्ट बी यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, यानी कोई सही कोई गलत माने ऐसा नहीं, हर कोई उसको सही मानता है या हर कोई उसको गलत मानता है, तो देयर मस्ट बी यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। पीसेबल एंजॉयमेंट, पीसेबल एंजॉयमेंट यानी ऐसा नहीं कि वो कस्टम नहीं इसको कोर्ट मना माने, कोर्ट नहीं मानेगा तो आप तुम चले जाओगे कोर्ट में केस करने, और फिर कोर्ट में केस कर दोगे तो हमको उसको, जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, हमारा कस्टम है। भैया छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में, फैक्ट्रीज के अंदर में खास करके, तो वो उसका पीसेबल एंजॉयमेंट हो सकेगा क्या? नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर होता है ना, तो बस पीसेबल एंजॉयमेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कस्टम दूसरे कस्टम के खिलाफ हो, अगर पहला कस्टम है तो वो दूसरे कस्टम के खिलाफ, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब एक कस्टम दूसरे कस्टम के खिलाफ, वो आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपस मतलब दोनों आपस में खिलाफ नहीं होने चाहिए, एक जैसी ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मानेंगे तो दूसरा नहीं मान पाएंगे, हम दोनों मान सके, ठीक है। तो क्या क्या रिक्विजिट्स हैं एक वैलिड कस्टम के, बोलो? इमेमोरियल और सर्टेनिटी और रीजनेबलनेस और कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस और कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी और यूनानिमिटी और पीसेबल एंजॉयमेंट और कंसिस्टेंसी, ये रिक्विजिट्स हैं किसके? वैलिड कस्टम। ठीक, इसके बाद क्या है बताइए? जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स। ये पहला सोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कस्टम, अब आते हैं जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स पर। इसमें हम आपको सबसे पहले एक डॉक्ट्राइन सिखाते हैं विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर मीन्स नॉट टू अनसेटल थिंग्स, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। स्टेयर डिसीजेस, नॉट टू अनसेटल थिंग्स। स्पीक आउट। स्टेयर डिसीजेस मीन्स नॉट टू अनसेटल थिंग्स। जैसे मान लो आज तो मेरे पास एक कॉपी चेक कराने के लिए लेके आओ एक आंसर लिख करके, और हमने तुमको दिया 4 नंबर, और दूसरा कोई कॉपी लेकर के आया, हमने उसको दे दिया 5 नंबर, तुम कहोगे नहीं तो अन्याय है। ये किस बात की पार्शियलिटी है कि किसी को 4 दे रहे हैं किसी को 5 दे रहे हैं? एक जैसा रखिए। वैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक केस आया, हमने इसके अंदर में कहा कि हाँ ये पर्सन दोषी है, और दूसरा वैसा ही सेम केस आया और हमने कहा नहीं ये पर्सन दोषी नहीं है, तो तुम्हारा तो कानून पर से विश्वास उठ जाएगा, और तुम कहोगे ऐसे तो हमको जज साहब का मूड देख करके जाना पड़ेगा कि जज साहब आज कौन से मूड में, कौन से वाले जज हैं। तो पता चला तुम उसके बाद जाके कहोगे हमको वो वाले जज से केस लड़वाना है, हम वही वाले जज के पास जाएंगे अपना केस लेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बताओ अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसका मतलब कि आपने जो केस का अपना जजमेंट दिया है उसको आप समय समय पे पलट नहीं सकते हो। तो कहा जाता है कि आप अपने डिसीजन को मत पलटिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है जुडिशियल डिसीजंस, या उसका एक और नाम लिखा गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या? जो पास्ट के कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट। बोलो क्या?
पास्ट में कोर्ट के लिए गए डिसीजन है, जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक कोर्ट का लिया गया डिसीजन है, तो जो पास्ट का कोर्ट का डिसीजन है वो हमें आगे गाइडिंग दे रहा है। तो आज अगर तुम्हारा अगर कोई केस ऐसा चल रहा है तो तुम उसमें कोर्ट कर सकते हो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में ये हुआ था, या इंडिया के किसी केस का तुम कोर्ट कर सकते हो कि अरे ऐसे केस में ऐसा हुआ था तो आपको भी ऐसा, क्योंकि कोर्ट कहेगा ना, मान लो जज साहब कह रहे हैं कंपनीज एक्ट में कहाँ लिखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो तुम कहोगे अरे नहीं नहीं सोलोमन वर्सेस सोलोमन में हुआ था, अरे सुप्रीम कोर्ट ने उस वाले केस में भी तो ऐसे ही कहा था, दिनशा मनकजी पटीट के अंदर में भी ऐसा ही कहा गया था। मतलब ऐसे कोई भी जो केसेस जो उससे जुड़े हुए हैं उसमें केसेस के अंदर में आप कोर्ट कर सकते हो कि अरे इस केस में भी तो ऐसा ही हुआ था तो आपको भी ऐसा ही डिसीजन देना चाहिए। समझ गए बात को? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स। अब जो हम आपको समझा रहे हैं इसको समझो, हमारे देश में जुडिशरी किस तरीके से बटी हुई है बताओ, कौन कौन आता है हमारे देश की जुडिशरी में? सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स हैं, और हर हाई कोर्ट के अंदर में ढेर सारे लोअर कोर्ट्स। ठीक, अब समझो सुप्रीम कोर्ट, तुम लोग को मालूम होगा सारे बड़े डिसीजन यहीं पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वही कानून बन जाता है, यानी वो हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और वो हाई कोर्ट फॉलो कर रहा है इसका मतलब लोअर कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, वापस से सुप्रीम कोर्ट का लिया गया डिसीजन कानून बन जाता है, और वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? सर क्या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन पलट सकता है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसी? जैसे अभी कुछ समय पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, बहुत सारे केसेस जाते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले एक केस गया था। ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी ऐसे बहुत से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बट इंडिया के अंदर में भी एक केस हुआ रिलेटिंग टू हिजाब बैन केस, ऐसे करके एक केस स्टडी चल रही थी। तो उसके अंदर में क्या कहा गया था कि इट शुड बी बैंड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इट शुड नॉट बी बैंड, इस तरीके से अपना अपना एक चर्चा हो रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को हम लोग कहते हैं डिविजनल बेंच, या किसी भी कोर्ट में अगर 2 जजेस बैठते हैं तो उसे कहते हैं डिविजनल बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच की डिसीजन आई, उसमें 2 जजेस थे। एक ने कहा कि हाँ ये बैन होना चाहिए, या फिर स्कूल के पास अपनी ताकत है कि वो अपने प्रेमाइसेस के अंदर में रूल्स रेगुलेशंस को रेगुलेट कर सकता है। दूसरे जज ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये उनके पढ़ाई को रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है, ये उनके आने जाने की फ्रीडम को, और इसको लेकर के तमाम दिक्कतें अराइज हो सकती हैं, तो उनको ये बात अलाउड होनी चाहिए कि वो उसको वियर कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना रीजनिंग था, ठीक है। लेकिन ये डिविजनल बेंच थी और दोनों का कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट आया। कन्फ्लिक्टिंग मतलब एक हाँ कह रहा था और दूसरा ना कह रहा था। तो सर ये तो सुप्रीम कोर्ट है, अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन एक हायर बेंच के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अब हो सकता है 3 जजेस, 5 जजेस, 7 जजेस की बेंच। तो 7 जजेस की बेंच हो सकता है बैठे, 5 जजेस की बेंच बैठेगी और वो मिल करके डिसाइड करेंगे। क्योंकि अब 5 है तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई एक तो जीत या हार उसके अंदर में होगा, या फिर हम कह सकते हैं हाँ या ना का डिसीजन, जीत हार क्या इसमें हाँ या ना का डिसीजन आएगा। तो एक हायर बेंच
जो है इसको डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केवल सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केवल सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। एक डिविजनल बेंच के डिसीजन को केवल और केवल हायर बेंच ही पलट सकता है और कोई नहीं पलट सकता। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या उसको हाई कोर्ट पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट को? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है? हाँ। हाई कोर्ट के डिसीजन क्या लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है? अच्छा, ये बता, यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन क्या महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के ऊपर, या थोड़ा पास का ले आते हैं, छोटा लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के ऊपर में क्या ये बाइंडिंग होगा? हाँ, क्या ये वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा? ना। क्या यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन वेस्ट बंगाल के लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा? येस और नो? कम ऑन इन द चैट सेक्शन, प्लीज आंसर येस या नो। क्या यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन वेस्ट बंगाल के लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, नो, ये बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इस कोर्ट में अगर कोई डिसीजन चल रहा होगा तो इस कोर्ट का जो वकील होगा वो आकर के कहेगा कि जज साहब, यूपी के हाई कोर्ट में भी यूपी के हाई कोर्ट में भी ऐसा डिसीजन गया था और उन्होंने ऐसा ऐसा इसका डिसीजन लिया था, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका इसी प्रकार से जजमेंट दें। इसीलिए इतने केसेस को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यूपी के हाई कोर्ट में ऐसा गया था, उन्होंने भी ऐसे ऐसे करके हमको डिसीजन दिया था, या फिर इस केस में ये डिसीजन लिया गया था, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा लें। लेकिन क्या ऐसा करना मैंडेटरी है? नहीं। तो यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन कौन मानेगा? यूपी के लोअर कोर्ट्स। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर कोई मानेगा। सर क्या हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता है, बेंचेस होते हैं क्या? हाँ, हाई कोर्ट में भी सिटिंग किस में होती है? बेंचेस। या तो सिंगल बेंच, यानी एक सिंगल भी हो सकता है, या तो डिविजनल, या तो फिर इसके अंदर में हम कह सकते हैं कि और भी मल्टीपल जजेस की बेंच हो, 3 जज, 4 जज, 5 जज की बेंचेस भी हो सकती है। समझ गए बात? कम ऑन इन द चैट सेक्शन, प्लीज कंफर्म, यहां तक बात समझे क्या? अब देखो, ये है अपना प्रेसिडेंट। पहले बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजेस क्या था? जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आप बेवजह किसी डिसीजन को पलटो नहीं, लेकिन अगर गलत है तो पलटना पड़ेगा ना, गलत है तो पलटो, अदरवाइज उसको मत पलटो। तो कितने प्रकार के प्रेसिडेंट्स होते हैं? प्रेसिडेंट मतलब पास्ट का लिया गया डिसीजन। कितने प्रकार के प्रेसिडेंट होते हैं? एक होता है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। बोलो क्या? डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल। जैसे अभी अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए इसी पे, सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट उसी पर्टिकुलर केस पे, अगर मान लो हिजाब बैन केस पे या पास में 3 तलाक केस पे आ गया, तो इन दैट केस क्या वो एक प्रकार का एक लॉ बन जाएगा? यस, वो एक प्रकार का लॉ बन जाएगा। तो ऐसे डिसीजंस जो कि किसी लॉ को फ्रेम करें, जैसे समझो, कभी तुम लोगों ने सुना है पीछे एक्साइज ड्यूटी होती थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, अब जीएसटी लगता है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग है क्या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट धीमे धीमे डेफिनेशन बता के क्लियर यस, ये सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशंस के थ्रू बता के क्लियर करता था। तो एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि लॉ बना दे, उसे क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। सॉरी, उसे कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। और एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि मेरली, अरे लॉ ऐसा है तो उस पर यह सजा मिलेगी, लॉ ऐसा है तो उस पर यह सजा मिलेगी, तो लॉ है तो उसका ये इम्प्लीकेशन है, इसको हम लोग कहेंगे
डिक्लेरेटरी। डिक्लेरेटरी मतलब क्या, ये है मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ये कानून है, ये कानून है, तुमको ये मानना पड़ेगा, बात खत्म। ये कानून है, इसको इसके हिसाब से इतना इतना तुम्हारा टैक्स बनता है, ये कानून है, इसके हिसाब से ये तुमको सजा मिलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। तो इट इज मियरली द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, तो बताओ वो क्या कहलाएगा, डिक्लेरेटरी। और एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या कहलाएगा, विच क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ। तो मियरली एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, बोलो, मियरली एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ क्या कहलाएगा, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू लॉ, ओरिजिनल। अच्छा, डिक्लेरेटरी तो पास्ट से डील करता है कि ऑलरेडी ये लॉ था, और ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या करता है, इट इज लॉ फॉर द फ्यूचर। अगला है आपका परसुएसिव। देखो कुछ चीजें कैसी होती हैं, तुमको हॉस्टल में 8 बजे तक लौट आना है, ठीक है, एक ये होता है, और एक होता है देखो देर रात मत घूमना, एक ये होता है, दोनों में अंतर है ना, ठीक है। रात में 8 बजे तक मत घूमना और रात में 8 बजे तक घर लौट आना है। एक है परसुएसिव, किया नहीं किया ठीक है, नहीं किया तो बहुत ज्यादा होगा तो सुनेंगे, 2-4 डांट सुनेंगे, लेकिन दूसरा वाला स्ट्रिक्ट है, वो करना ही पड़ेगा। और एक है किया नहीं किया ठीक है, ठीक है। तो एक होता है परसुएसिव, मतलब ये मेरे ऊपर में बाइंडिंग नहीं है, फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको फॉलो करो। तो परसुएसिव प्रेसिडेंट इज वन विच द जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट विच दे विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड टू विच दे विल अटैच ग्रेट वेट एज इट सीम्स टू डिजर्व। तो जैसे क्या होता था, अभी भी क्या होता है, मान लो आपका कोई केस है, जीएसटी का कोई केस है, अब जीएसटी के तमाम तरह के केस आते रहते हैं। अब जीएसटी का एक केस फंसा है, उसके अंदर में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कितना लगाना चाहिए जीएसटी, नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना। तो मान लो एक हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो दूसरा हाई कोर्ट उसको देखेगा, अरे इन्होंने ये ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। तो उन चीज़ों को हम ग्रेट वेटेज या इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। तो उसको अगर हम अपने रेफरेंस में लेते हैं, उसे कहते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। उसे क्या कहते हैं, परसुएसिव। जैसे एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए क्या होता है, परसुएसिव। एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए क्या होता है, परसुएसिव। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग, लेकिन एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव। इंग्लिश कोर्ट या अमेरिकन कोर्ट में लिए गए डिसीजन क्या मेरे पर बाइंडिंग होंगे, नहीं, दे विल ऑल्सो बी क्या, परसुएसिव। अच्छा, अगर परसुएसिव नहीं होगा तो क्या होगा, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। एब्सोल्युटली, इसको फॉलो करना कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, इट इज वन विच द जजेस मस्ट फॉलो वेदर दे अप्रूव ऑफ इट और नॉट। अच्छा, ये देखना, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स इन इंडिया में, अच्छा इंडिया में और इंग्लैंड में इसका पोजीशन अलग अलग है। इंडिया में आप सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन से बाउंड हैं, अपने डिसीजन से नहीं। सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन से बाउंड हो, अपने डिसीजन से नहीं। तो इंडिया में एवरी कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट सुपीरियर टू इटसेल्फ। तो हाई कोर्ट किससे बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किससे बाउंड है, किसी से नहीं। एंड ऑल कोर्ट्स आर एब्सोल्युटली बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम। लेकिन जैसे कई जगहों पे होता है कि वो खुद के डिसीजन से भी बाउंड होते हैं, यानी आज अगर आपने एक डिसीजन दिया तो आपको अगली बार भी वैसे डिसीजन देना है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आपके खुद के डिसीजंस को आप आगे जा करके चाहो तो पलट सकते हो। तो यू आर नॉट बाउंड बाय योर ओन डिसीजन, बट यू आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। अच्छा, फिर एक होता है, अच्छा ऊपर सबसे पहले सेकंड वाला पॉइंट क्या था, परसुएसिव, फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। फिर क्या है,
एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, मतलब फॉलो करना। बस ये लास्ट के 5 मिनट हैं, सुन लो ध्यान से। फिर एक है कंडीशनली अथॉरिटेटिव, बताओ क्या है? कंडीशनली, हो सकता है फॉलो करना पड़े, हो सकता है फॉलो। बताओ हाई कोर्ट को क्या जरूरी है खुद का डिसीजन फॉलो करना? अगर हायर बेंच का डिसीजन है, क्या हाई कोर्ट को खुद का डिसीजन फॉलो करना जरूरी है? हाँ, अगर वो हायर बेंच का है तो, ना अगर वो स्मॉलर बेंच का है। बताओ सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच का डिसीजन है, तो क्या वो एक सिंगल जज अगर बैठेगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन अगर 3 जजेस बैठेंगे तो उनको फॉलो करना जरूरी? वापस से, एक बैठेगा तो करना पड़ेगा, 3 बैठेगा तो, क्योंकि वो 2 का था। तो कंडीशनली अथॉरिटेटिव कंडीशन है, यानी अगर हायर बेंच का है तो फॉलो करेंगे, लोअर का है तो उसको फॉलो करना जरूरी नहीं। तो a conditionally authoritative precedent is one which though ordinarily binding on the court before which it is cited, it is liable to be disregarded in certain circumstances। ठीक है, अच्छा, और किस केस में देखो हम लोग उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं? द कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू डिसरिगार्ड इट, और भी इसको तब डिसरिगार्ड किया जा सकता है, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया और उस समय एकदम ही गलत था तो आज के समय में वैसा ही लेना है। अगर आपको लगता है कि पिछली बार जो मैंने डिसीजन लिया था वो एकदम गलत था, रीजनिंग के खिलाफ था, तो आप उसको बदल भी सकते हो। मतलब एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा है जस्टिस, ठीक है, न्याय, जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस के लिए अगर आपको अपना डिसीजन पलटना भी पड़े तो वो भी आप पलट सकते हो। तो द कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू डिसरिगार्ड अ डिसीजन इफ इट इज अ रॉन्ग वन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड रीजन, यानी लॉ और रीजनिंग के खिलाफ है तो आप अपने ही डिसीजन को बाद में चाहो तो पलट भी सकते हो। इंडिया का बताया गया कि एक सिंगल जज का जो डिसीजन है वो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव होता है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के लिए, लेकिन कंडीशनली अथॉरिटेटिव होता है डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस के लिए। ठीक है, एक सिंगल जज का डिसीजन, उसके नीचे में एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, लेकिन उसके ऊपर वाले के लिए कंडीशनली अथॉरिटेटिव। वो हो सकता है कि उसको माने, हो सकता है उसको न माने। ठीक है, तो समझो जो कंडीशनली अथॉरिटेटिव है या तो हम उसको मानेंगे या तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो मेरी मर्जी है। हमको अगर लॉ और रीजनिंग के साथ का लगता है तो हम मानेंगे, और हमको लगता है तुमने लॉ और रीजनिंग का ध्यान नहीं दिया तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो मेरे पर बाइंडिंग नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीज मैंने आपको समझा ही दिया। अब बस एक लास्ट का हिस्सा बचा है, ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डिसिडेंडी। इसको हम लोग अगली क्लास से कवर अप करेंगे। ठीक है, क्या यहां तक की बात आज की क्लियर थी? हम इस पर्टिकुलर नोट को एक बार अपडेट कर देंगे, या हो सकता है कि हम इसको शाम तक अपडेट कराएं जब ये पूरे चैप्टर के नोट्स आपके साथ में शेयर कर लें। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन पे इसको अपडेट करेंगे और आज ही से आपकी ये क्लासेस भी एप्लीकेशन पे अपडेट होंगी। ठीक है, आपको ये जून 2023 बैच के अंदर में दिखाई देगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, बाय बाय।